दोस्तों, दिल्ली में राजनीतिक मामला बड़ी बुरी तरह से गर्मा गया है। जैसे ही सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में तलब किया, उसके बाद एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि अब आपको एक नया झटका और लग सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले जो शराब घोटाला हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर भेजा जा चुका है। अब बड़ा सवाल उठ गया कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर दिया, और सवाल ये उठ गया कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, किसको लाएंगे, या अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आज हम आपको दिखाएंगे, बात कराएंगे कि आखिरकार दिल्ली के हालात इस समय क्यों बद से बदतर हो रहे हैं। खबर आ रही है दिल्ली से लोगों को अब पलायन करना पड़ सकता है। पलायन क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि एलजी ने दिल्ली सरकार की बिजली फ्री देने की योजना पर लॉक लगा दिया है। बड़ा मामला है। दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ा प्रांत है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। सुनील बिंदल मेरे साथ जुड़ेंगे। आज मैं उनसे दिल्ली को लेकर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा तो होगा, लेकिन खर्चा भी होगा। अब खर्चा किसका होगा, ये नया सवाल उत्पन्न हो गया। खर्चा जनता का होगा, क्योंकि जनता को बिजली के बिल भरने पड़ेंगे। और ये बात तय है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही थी महंगाई से। दिल्ली के लोगों को पंजाब में कुछ यूनिट दिए हुए हैं फ्री में। हरियाणा के लोगों को भी लुभाने का प्रयास किया जा रहा था आम आदमी पार्टी द्वारा कि हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी तो बहुत कुछ जनता के हित में किया जाएगा। चलिए सीधी बात कर लेते हैं सुनील बिंदल जी से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील बिंदल, आम आदमी पार्टी के नेता है, करनाल के रहने वाले हैं, दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं। सीधा पूछ लेते हैं, बिंदल साहब आपका अब तक टाइम्स में एक बार फिर स्वागत है। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार व आभार। विकास सुखीजा जी, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। आप नेता नहीं हैं, कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है अभिनेता हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी का एक सिपाही कह सकते हैं, या आप कर्मठ कार्यकर्ता कह सकते हैं। सिपाही तो रहे हैं, अभी चौकीदार तो नहीं हो आप? सर, हमें तो चौकीदार शब्द से ना घृणा हो गई है। जब से मोदी जी ने ये कहा कि मैं चौकीदार, और जब से भाजपाइयों ने कहा मैं भी चौकीदार। अभी आपने पिछले दिनों सुना है किसी ने कहा हो कि मैं भी चौकीदार? देश में इतना कुछ हो गया, अभी कोई भाजपाई या मोदी जी कह सकते हैं कि मैं भी चौकीदार? किस मुंह से कहेंगे कि मैं भी चौकीदार? इस समय जो देश में स्थिति चल रही है, जिस तरीके से संविधान की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं भी चौकीदार? शर्म आएगी कहते हुए। 100 बार सोचना पड़ेगा भाजपाइयों को। 100 साल भी भाजपाई अब देश में ये बात नहीं कह सकते कि मैं भी चौकीदार। तो असली चौकीदार है वो तो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप किन की बात कर रहे हैं? हरियाणा के चौकीदारों की। देखिए, मैं तो एक्चुअली में जो दोस्तों चौकीदार हर गांव में होते हैं, गली मोहल्ले में होते हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा लगातार अपने धरने प्रदर्शन में लगे हुए थे अपनी मांग को लेकर। सरकार ने हालांकि उनको कुछ दिया भी है। अब फिर बात आ जाती है चौकीदार पर, और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। दिल्ली का जो चौकीदार है अरविंद केजरीवाल, उनको शराब घोटाले में नोटिस जारी करके सीबीआई ने तलब कर लिया है। अब चर्चा चल रही है कि जल्दी अरविंद केजरीवाल को भी मनीष सिसोदिया के पास भेज दिया जाएगा। अगर अरविंद जी वहाँ चले जाएंगे तो दिल्ली का बिंदल साहब मुख्यमंत्री कौन होगा?
पहले तो मैं आपकी चौकीदार वाली बात का जवाब दे दूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को चौकीदार शब्द बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप अरविंद केजरीवाल जी के विषय में चौकीदार शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि चौकीदार शब्द को भाजपाइयों ने इतना नीचे गिरा दिया है, अब किसी को भी ये कहने में बेहद शर्म आती है कि मैं भी चौकीदार। ये नारा नारा हो सकता है, देखिए, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो चौकीदार नहीं हैं। चौकीदार तो भाजपा ही हैं, और जिन्होंने चौकीदार शब्द की गरिमा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। पहले चौकीदार शब्द को एक अच्छे रूप में प्रयोग किया जाता था, आज तो चौकीदार शब्द को बहुत एक निम्न स्तर पर यूज किया जाता है। क्या लगता है नाम चेंज कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि चौकीदार शब्द की गरिमा को ठेस पहुंची है। कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं कह सकता कि मैं भी चौकीदार हूँ। क्या लगता है अरविंद जी को बुलाया सीबीआई ने, अंदर भेजने की तैयारी है? मैं इस विषय में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस समय बेहद भयभीत है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में कार्य किया है, इनफैक्ट उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर जाके वो पब्लिक के बीच में वोट मांग सकें। उनका इस समय मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से झूठे आरोप लगाकर विपक्ष को अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाला जाए। हिंदू साहब, बड़ा सवाल उठता है इस पे, बड़ा सवाल, फिर बड़ा सवाल। जब मैं बात करता हूँ बड़ा सवाल क्यों उठता है आपके साथ बात करने में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस समय जो देश में लोग, नेता जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे मोदी सरकार भयभीत है, उनसे डरी हुई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के मॉडल से बहुत भयभीत है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बैकफुट पर है, क्योंकि इस समय मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि 2024 में, और मोदी जी को ये डर लगता है कि 2024 में श्री अरविंद केजरीवाल जी उनको मुख्य रूप से चुनौती देंगे। मैं जो बड़ा सवाल कर रहा हूँ, जनता का सवाल जनता के होते हैं, मेरा निजी कोई सवाल नहीं है बिंदल साहब, जनता का सवाल है। मेरे पास खबर आ रही है कि काफ़ी लोग अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार ने अंदर भेजा या सीबीआई ने अंदर भेजा तो जनता में आक्रोश बढ़ जाएगा भाजपा के खिलाफ। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो भाजपाइयों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्ष को लगातार ठिकाने लगा रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरीके से वो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का हमला है वो विपक्ष पर है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता ईमानदार हैं? कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए कि पिछले 9 सालों में कितने भाजपा के नेताओं पर सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई करी? यहाँ तो कर्नाटक में एक एमएलए के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं और अगले दिन उनको न्यायालय से जमानत मिल जाती है, और न्यायालय के ऊपर इतना दबाव था, न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया, कुछ चैनल्स के विषय में ये कह दिया कि इस खबर को भी नहीं कोई लगाएगा। आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो न्यायालय को भी प्रभावित कर रही है। दूसरी ओर आज एक देश में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है अडानी के विषय में। मेरा सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर अरविंद जी को अंदर भेज दिया जाता है तो? मुझे ऐसा लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से कोई गलत कार्य किया तो पूरा देश सड़कों पर होगा और देश के प्रधानमंत्री को शायद अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। देश के लोग सवाल पूछेंगे। देश में अभी लोकतंत्र है,
कोई तानाशाही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर तानाशाही करने की कोशिश कर रही है। और मैं ये कहूँगा, मोदी जी ने तो अंग्रेज़ों की याद दिला दी और मोदी जी ने मुग़लों के शासनकाल की याद दिला दी। जिस तरीके से औरंगज़ेब शासन किया करता था, मैं आज मोदी जी की तुलना औरंगज़ेब से करना चाहूँगा या शाहजहाँ से करना चाहूँगा। शाहजहाँ ने क्या किया था आपको पता है ना? जब ताजमहल बनवाया था, तो उसने उन कारीगरों के हाथ काट दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ये तो चर्चा है, आप सुन रहे हो, ये ताजमहल तो था ही नहीं कुछ, भगवान शंकर का मंदिर है वो तो। आप छोड़ दीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। इतिहास क्या कहता है? ये तो बनी बनाई बातें हैं ना, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं जो आप कह कौन रहे सी? हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है अभी। आज भी वहाँ पर पानी चलता है, वहाँ पर टुपक 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 चलता है, उसका पता लॉजिकली नहीं पता लग पाया। देखिए, इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि वहाँ पे कोई मंदिर था। अभी जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारी पुस्तकों में पढ़ाया गया है, जो हमारा इतिहास बताता है, वो ये कहता है कि ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको? मोदी जी भी यही कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश में अच्छा कार्य किया, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अच्छा काम किया, जिन्होंने दिल्ली को विश्व स्तर का शिक्षा का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा केवल देश में ना होकर विदेशों में होती है। आज पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपने अपने प्रदेशों में अपनाना चाहती है। तो आपको लगता नहीं सीबीआई अपना काम कर रही है? उस व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री पर गलत आरोप लगाकर अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाकर उनको जेल में डाल दिया। अब अरविंद जी को नोटिस हो गया, अब क्या लगता है आपको? झूठे आरोप हैं। मुझे एक बात बताइए, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी, क्या मनीष सिसोदिया जी को उसमें नाम है? अभी तो कोई आरोप साबित हुआ? क्या मनीष सिसोदिया जी से कोई बरामदगी हुई? उन्होंने कहा कि ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। कोई मुझे एक बात बता दो, कहीं से कोई 1 रुपया भी अभी तक कोई सीबीआई या ईडी ने बरामद किया है? उनके लोकरों को खंगाला, उनके घर को खंगाला, उनके गाँव में गए, उनके ऑफिस को खंगाला, कोई खोटी चवन्नी मिली? बल्कि वहाँ से कागज़ मिला था। मैं बता देता हूँ वो कागज़ कहाँ है वो, जो सीबीआई और ईडी ने अभी तक दिखाया ही नहीं। उसमें लिखा हुआ था चौकीदारी चोर है। ये कहाँ से पता लगा आपको? मैं बता रहा हूँ आपको, इसका क्या प्रमाण है? मैं बता रहा हूँ आपको, चौकीदारी चोर है। नहीं, बताने से चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको चौकीदारी चोर है। मालूम कि ऐसे कैसे? मैं कह रहा हूँ चौकीदार चोर है आपको। ये बहुत बड़ी छाती चौड़ी करके कहते थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहाँ है वो देश के चौकीदार? आज देश लूट रहा है, देश पे कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अडानी की बंदरगाहों पर लाखों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है। गुजरात में सैकड़ों लोगों की नशीले पदार्थ से मृत्यु हो जाती है। वहां सीबीआई ईडी को नहीं रास्ता पता, गुजरात का रास्ता नहीं पता। गुजरात में मोरबी पुल गिरा था, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, वहां पे कोई सीबीआई ईडी की जांच नहीं होती। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे। सर, ये सब चीजें संयुक्त रूप से जुड़ी हुई हैं। मैं आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्या इसीलिए चुना था क्या? वो नहीं, जिसलिए चुना था वो काम तो हो रहा है। कौन सा काम किया बताओ? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि वो विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनको जेल में डाल दे। अगला सवाल करूँ आप? आप 2 सवाल पूछो, एक क्यों? अगले 2 सवाल पूछो आप। चलिए, एक और सवाल पूछ लेते हैं। ये जो दिल्ली के लोगों की बिजली बंद हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। इस समय जो एलजी साहब हैं, दिल्ली के जो माननीय एलजी हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि हम दिल्ली की जनता को बिजली की सुविधा दे रहे हैं, तो इसमें एलजी साहब को क्या तकलीफ है? अभी तो अमित शाह जी भी कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं कौन से राज्य में कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार आएगी हम 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यदि उनको हमारी 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री वाली योजना से कोई तकलीफ है, तो अमित शाह जी क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आज हमारी सरकार आती है तो हम 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? सर, हम तो इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी दिल्ली सरकार पर कोई कर्ज नहीं है और हमारा जो बजट है वो फायदे का बजट है। किसके फायदे का? 9,000 करोड़ फायदे का बजट है। किसको दिल्ली फायदा का है? बजट, वो पैसा जनता के ही काम आएगा।
जनता के फायदे के लिए है, जनता का पैसा है, जनता से ही लिया हुआ पैसा है, जनता से टैक्स के रूप में लिया हुआ पैसा है और स्टेट वेलफेयर के लिए और जनता के वेलफेयर के लिए खर्च होगा। सीधी सी बात है। जनता को 200 यूनिट फ्री में देके जनता का इतना बहुमूल्य कीमती वोट हथिया लेना, ये कहाँ से उचित है? आपको क्या लगता है? मुझे सिर्फ आप एक बात बताइए, ये वोट की राजनीति लगती है आपको? आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ, क्या बिजली की सुविधा देना वोट की राजनीति है? आपको लगता नहीं कि ये देश की जनता का अधिकार है? फ्री आपको लगता शिक्षा। नहीं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए अगर ये बात है तो? अच्छा चलो फिर एक बात बताओ आप, क्या अडानी ही ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिनका जो भारतीय जनता पार्टी कर्जा माफ कर देती है, जिनको 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है? किसानों का भी किया था। किसान तो बेचारे 700 किसानों ने तो अपनी जान दे दी। किसानों को तो उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 700 किसानों ने शहादत दे दी और 3 काले कानून उनके लिए ले आए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम एमएसपी पर कानून लेकर आएँगे। किसानों के साथ तो जितना धोखा किया इन्होंने, शायद ही किसी के साथ धोखा किया हो। धरती पुत्र, अन्नदाता, किसान भारतीय जनता पार्टी को कभी भी माफ नहीं करेगा। वोट देगा किसान। मैं कह रहा हूं आप वोट देने की बात कर रहे हैं। देश का किसान, अन्नदाता, धरती पुत्र कभी भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को माफ नहीं करेगा। वोट देगा, वोट देगा या नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? आपसे पूछ के देगा। इसका ताजा उदाहरण आप पंजाब में देख लो ना आप। जी। पंजाब में मैंने सर्वे किया, गांव के लोग कहते हैं हम तो मोदी को देंगे भाई सेंटर में वोट। पता नहीं जी आप कौन से किसानों से मिले हो, हमें तो नहीं मालूम वो कौन से किसान हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम आप कौन से किसानों से मिले, वो भाजपा ही हैं क्या हैं। जो देश का किसान है वो आज भाजपा से त्रस्त है। भाजपा ने जो वादा किया था यूपी चुनाव के समय कि हम एमएसपी पर जल्दी ही कानून लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के साथ छल किया है। अब क्या रहेगा बिंदर साहब, आखिरी सवाल आपका, आपसे जो मैं करने जा रहा हूँ, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जांच शुरू हो चुकी है, अरविंद जी को बुलाया जा चुका है, उसके बाद बात करें बिजली, 200 यूनिट जो फ्री में दिए जाते थे वो बंद कर दिए गए हैं। अब क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का? कोई बड़ा एजिटेशन होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या चल रहा है अंदर? एक कहावत है देश में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। मोदी जी की नीयत भी खराब है और बुद्धि भी खराब हो गई है। मैं ये कहूँगा जब कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, ठीक तरीके से उसकी एजुकेशन ना हुई हो, तब वो ऐसे निर्णय लेता है। यदि केजरीवाल जी के साथ इन्होंने कोई गलत कार्य किया तो पूरे देश की जनता सड़कों पर होगी। मोदी जी को अपनी गद्दी बचानी मुश्किल हो जाएगी। बिंदर जी, आपको आम आम आदमी पार्टी इस समय मुहिम चल रही है, कौन सी मोदी मुहिम? भगाओ देश बचाओ। ये तो आम आदमी पार्टी की मुहिम है। सर ये तो अभी कांग्रेस ने भी करी, अभी पूरी विपक्ष पार्टी करेंगी, पूरी देश की जनता करेगी। कांग्रेस ने भी अभी कांग्रेस को कांग्रेस ने भी हमारी जो इस मुहिम है कांग्रेस को इसको आम आदमी अडॉप्ट कर लिया है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी पीछे धकेल रही है, लगता है आपको? मेरे तो समझ में नहीं आता ये किस तरीके का सवाल आप पूछ रहे आपको हैं। समझ नहीं आई? नहीं, मैं मुझे नहीं बताता हूँ, आता सवाल। मैं ये समझाता हूँ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने की चुनाव आयोग से अनुमति मिली, राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया, और कांग्रेस भी है। अब दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो कांग्रेस पीछे रह जाएगी, आम आदमी पार्टी आगे आ जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? मुझे पहले भी आपकी बात समझ में आ गई थी और अभी भी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अच्छे से आ गई? बहुत अच्छे से मुझे पहले भी क्या क्या समझ में क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ आप ना। समझ गए ना, अल्टरनेट बन गया ना, कांग्रेस का अल्टरनेट बनी आम आदमी पार्टी या नहीं बनी? मैं जवाब दे रहा हूँ। इस समय देश में जो एक सबसे सुंदर विकल्प है वो आम आदमी पार्टी के रूप में है। कांग्रेस कहाँ जाएगी? मैं कह रहा हूँ ना जी, एक छोटा चोर एक बड़ा चोर, एक बीच में छोटा मोर। डाकू एक बड़ा डाकू। अच्छा। आज देश में जो मुख्य विकल्प है, जो अच्छा विकल्प है, वो देश में आम आदमी पार्टी के रूप में और केजरीवाल जी के रूप में है। उसकी 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं। अभी तक अंदर कितने गए? मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार मेरी बात पूरे होने दो। लेट मी कंप्लीट। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लोग कट्टर देशभक्त हैं। कुछ भी हो जाए, जान दे देंगे। और तीसरा, इंसान को इंसान समझना। 3 हमारी पार्टी की विशेषताएं हैं जिन पर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। कांग्रेस का क्या होगा फिर?
कांग्रेस को तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। आम आदमी पार्टी को कर्म करने का मौका मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। किसके आंदोलन से? ये बड़ा सवाल आ गया, किसके आंदोलन से? आम आदमी पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं हाँ। वो जनता से और स्टेट वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी ने देश की जनता के लिए आवाज उठाई और चेंज की, व्यवस्था परिवर्तन की मांग करी। तो हमें कहा गया यदि आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते। हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज देश के 2 महत्वपूर्ण राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली में हम 3 बार बना चुके हैं और पंजाब में हमने सुपड़ा साफ कर दिया। नहीं, 2 महत्वपूर्ण संपूर्ण राज्य नहीं है, एक संपूर्ण राज्य है और एक दिल्ली तो संपूर्ण नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो मोदी जी भी कहा करते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यदि वो हार गए तो अब वो अपनी बात से मुकर गए। यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाती तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते। और यदि यदि आम आदमी पार्टी आ गई तो उनको काम नहीं करने देंगे। जो वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, शिक्षा में, चिकित्सा में, लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं दे रही है, कहने लगे भाई आप नहीं अच्छा काम कर सकते। सारा अच्छा काम करने का उन्होंने ठेका ठा रखा है क्या? जनता कहाँ जाएगी? जनता को मिल क्या रहा है? हरियाणा में क्या पॉलिसी है? ये मेरा बिंदु साहब आपसे आखिरी सवाल आज की चर्चा का। देखिए, मैं यही कहूंगा, मनोहर लाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों के साथ छल किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने सिरे से नकार दिया, सिरे से नकार दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिनसे उनकी दूर दूर तक कोई विचारधारा नहीं मिलती, जो दोनों एक दूसरे को कोसते नहीं थकते थे, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए और हरियाणा को लूटने के लिए। चलिए, आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल दोस्तों, आपसे धन्यवाद नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए तो रोज नई खबर लेके आऊंगा, नई चर्चा लेके आऊंगा, नई समस्या लेके आऊंगा, नई जानकारी लेके आऊंगा। अब देखा किस तरह से चलमराहट मची हुई है दिल्ली के लोगों में, आम आदमी पार्टी के नेताओं में, क्योंकि मामला फंसता जा रहा है। और हमने पहले कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी का नंबर जल्दी लगने वाला है। अब देखते हैं होता क्या है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, सारा अपडेट दूंगा मैं आपको लगातार। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रखे निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.